अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फाइनेंशियल रिलेशंस कैसा है। ठीक है, समझते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में, जो कि कहाँ पे है, पार्ट 12 आर्टिकल 264 टू 293 में है। ठीक है, पार्ट 12 आर्टिकल 264 टू 293। तो फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स डिफाइन एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रांट पोजीशन प्रोविजंस। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिलेशन जो है सेंटर एंड स्टेट के बीच क्या डिफाइन करता है कि कैसे एलोकेट होगा टैक्स का, पावर्स का, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा रेवेन्यू। नेक्स्ट देखते हैं एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन पावर्स। ठीक है, तो की आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल 264, आर्टिकल 265, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267। ठीक है, तो आर्टिकल 264 क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस का इंटरप्रिटेशन। देन आर्टिकल 265 क्या है, नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्या कहा जा रहा है, ना तो कोई टैक्स लेवी किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ है तभी कलेक्ट किया जाएगा, बिना लॉ के कोई भी टैक्स जो है लेवी नहीं किया जा सकता, कलेक्ट नहीं किया जा सकता। देन आर्टिकल 266 जो है कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बारे में है। देन आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में है। देन टैक्सेशन अथॉरिटी अगर देखें तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू लेवी टैक्सेस ऑन यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। तो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स पे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसको है, एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को है बस। ठीक है, देन स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में टैक्स कलेक्ट करने का एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट लेजिस्लेचर को। देन जो रेसिडुअरी पावर है ये पार्लियामेंट के पास है, जैसे गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब जो भी रेसिडुअरी पावर है ये किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट क्या करेगा, लेवी करेगा टैक्सेस यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट पे, स्टेट लेवी करेगा टैक्सेस स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पे, और रेसिडुअरी पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। देन जीएसटी एक्सेप्शन, तो समझते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, तो द कंकरेंट लिस्ट हैज़ नो टैक्स एंट्रीज एक्सेप्ट फॉर जीएसटी। तो अगर हम देखें तो कंकरेंट लिस्ट में किसी भी तरीके का टैक्स एंट्री नहीं है, सिर्फ जीएसटी है। ठीक है, जहाँ पे कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास क्या है, कंकरेंट पावर है। तो ये बात याद रखना है कि कंकरेंट लिस्ट में कोई टैक्स एंट्रीज नहीं है जीएसटी के अलावा। ठीक है, ये अगर आ जाता है कि कंकरेंट लिस्ट हैज़ नो टैक्स एंट्रीज एक्सेप्ट जीएसटी, तो फिर लगेगा कि कहीं ये गलत तो नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जीएसटी लिखा हुआ है, पर ये सही है। ठीक है, तो समझते हैं कि जो टैक्सिंग पावर है इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स प्रोसीड। ठीक है, तो टैक्सिंग पावर का क्या मतलब होता है कि अथॉरिटी के पास पावर है कि वो लेवी कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स में। वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए, ऑन व्हाट एंड एट व्हाट रेट। ठीक है, किसके ऊपर लगाया जाना चाहिए, किस रेट से लगाया जाना चाहिए। और जब कह रहे हैं हमें अप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स प्रोसीड, तो इसका मतलब जो है क्या है कि अथॉरिटी डिसाइड हाउ द कलेक्टेड मनी विल बी स्पेंट, कि जो मनी अब हमने कलेक्ट कर लिया तो इसको खर्च कैसे करना है। ठीक है, तो कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ फंड्स, बजट्स, स्कीम, सैलरीज वगैरह हो गया, मतलब जो फंड हमारे पास है, मनी कलेक्ट हो चुका है, तो इसको स्पेंड कैसे करना है, ये होता है अप्रोप्रिएशन। तो ये बात याद रखना है कि जो टैक्सिंग पावर है इसका मतलब अप्रोप्रिएशन नहीं है। ठीक है, टैक्सिंग पावर, टैक्स लेने का अधिकार का मतलब ये है कि टैक्स लेने का पावर अगर हम जब कह रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि ये अथॉरिटी जो है लेवी कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है टैक्स को। ठीक है, ये बात आपको समझना है, ये दोनों टर्म में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। तो अब देखते हैं कि मेजर सोर्स क्या है सेंटर के नॉन टैक्स रेवेन्यू का। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, रेलवेज, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, एस्टेट एंड लैब्स। ठीक है, देन मेजर सोर्स फॉर द स्टेट्स, तो स्टेट्स के लिए अगर मेजर सोर्स देखें तो इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, स्टेट एंड लैब्स। ठीक है, तो ये स्टेट के लिए है। स्टेट के लिए ये जो इरिगेशन है आपको अच्छे से याद रखना है कि ये स्टेट का मेजर सोर्स है इरिगेशन, देन फॉरेस्ट, देन फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। तो ये तो आप स्टेट देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, देन स्टेट एंड लैब्सेस, तो यहाँ पे तीन चीज़, इरिगेशन, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, ये याद रखना है। और
सेंटर का सोर्स क्या है, रेलवेज हो गया, बैंकिंग हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, कॉइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, स्टेट एंड लैप्सेस, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स, रेलवेज, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज एंड करेंसी। ठीक है, कॉइनेज एंड करेंसी, ब्रॉडकास्टिंग, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। ठीक है, देन अब देखते हैं ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। तो स्टेट्स को कैसे कैसे ग्रांट मिलता है, क्या है देखते हैं। इंस्टीट्यूटरी ग्रांट्स जो है आर्टिकल 275। ठीक है, इंस्टीट्यूटरी ग्रांट्स कहाँ है, आर्टिकल 275 में। प्रोवाइडेड टू स्टेट्स नीडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, नॉट ऑल स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्यूटरी ग्रांट्स दिया जाता है स्टेट को, तो ये हर स्टेट को नहीं दिया जाएगा, उन्हीं स्टेट को दिया जाएगा जिसको कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, और इसको चार्ज किया जाता है एनुअली ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो ये स्टेट्यूटरी ग्रांट है, तो इसको कैसे चार्ज किया जाता है, चार्ज्ड एनुअली। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है। देन स्पेशल ग्रांट्स फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो स्पेशल ग्रांट्स दिया जाएगा किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए। इंप्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज, और शेड्यूल्ड एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और इसको रिकमेंड कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट के बारे में सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता चला कि ये स्टेट को तब दिया जाएगा जब उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, सारे के सारे स्टेट्स को नहीं दिया जाएगा, और इसको चार्ज किया जाएगा एनुअली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, इंडिया से। देन देखते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट। अब यहाँ पे है डिस्क्रिशनरी, तो ये डिस्क्रिशन कुछ तो जरूर होगा जब नाम में डिस्क्रिशनरी है। आर्टिकल है 282 और स्टैट्यूटरी ग्रांट का आर्टिकल है 275। ठीक है, तो अब समझते हैं, सेंटर एंड स्टेट्स कैन मेक ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस बियॉन्ड देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स है, और सेंटर और स्टेट जो है ग्रांट्स दे सकते हैं एनी पब्लिक पर्पसेस के लिए बियॉन्ड देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से भी बाहर ये दे सकते हैं। और ये मैंडेटरी नहीं है सेंटर के लिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, तो ये डिस्क्रिशनरी ही होगा, मैंडेटरी नहीं है। इसको यूज़ क्यों किया जाता है, असिस्टिंग स्टेट्स इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अगर कोई स्टेट बहुत फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है तो उसको असिस्ट करने के लिए। अचीविंग नेशनल प्लानिंग टारगेट्स, और नेशनल प्लानिंग टारगेट्स को अचीव करने के लिए। देन अदर ग्रांट्स। ठीक है, तो टेम्परेरी ग्रांट्स वर प्रोवाइडेड फॉर 10 ईयर्स टू स्टेट्स एक्सपोर्टिंग जूट्स। ठीक है, जूट असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो पहले जो है क्या होता था कि जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि असम, बिहार, उड़ीसा, जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, स्पेशली जूट एक्सपोर्टिंग स्टेट, तो इनको टेम्परेरी ग्रांट दिया जाता था। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता था इनको। दीज सम्स वर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन। तो पहले ये दिया जाता था। ठीक है, याद रखना है, और ये भी चार्ज होता था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और रिकमेंड किया जाता था फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि कितना इनको देना है। ठीक है, तो किसको दिया जाता था ये टेम्परेरी ग्रांट, तो ये टेम्परेरी ग्रांट्स दिया जाता था स्टेट्स एक्सपोर्टिंग जूट, वैसे स्टेट को जो कि जूट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए, 10 साल के लिए पहले दिया जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। ठीक है, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बिल है, देखते हैं। ठीक है, बिल रिक्वायरिंग प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। तो इन बिल को क्या चाहिए, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए आर्टिकल 274 में। तो ये कौन से बिल हैं, इम्पोजिंग और मॉडिफाइंग टैक्सेस अफेक्टिंग स्टेट्स। ठीक है, ऑल्टरिंग द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, मॉडिफाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोजिंग अ सरचार्ज फॉर सेंट्रल पर्पसेस। तो कौन कौन से बिल हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, अगर इम्पोज किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है टैक्सेस को जो कि स्टेट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर डेफिनेशन को ऑल्टर किया जा रहा है एग्रीकल्चरल इनकम का, उसके लिए। देन मॉडिफाइंग द प्रिंसिपल ऑफ फंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर फंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल को मॉडिफाई किया जा रहा है तब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, या अगर इम्पोज किया जा रहा है सरचार्ज सेंट्रल पर्पसेस के लिए तब भी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। देन देखते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स आर्टिकल 279। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जो है सर्टिफाई करेंगे टैक्स रेवेन्यू को, और उनका डिसीजन होगा फाइनल। ठीक है, नेट प्रोसीड कहने की क्या मतलब है कि टोटल टैक्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, की टोटल कितना टैक्स रेवेन्यू आया, उसमें जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है उसको माइनस करके जितना हुआ। ठीक है, तो ये
टैक्स नेट प्रोसीड को कौन सर्टिफाई करेगा? कैग करेंगे, ठीक है, और कैग का डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। देन अब देखते हैं फाइनेंस कमीशन, ठीक है, आर्टिकल 280 के अंदर है, तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को देख लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये रिस्पॉन्सिबल है टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर और स्टेट में, ठीक है। तो जो टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे हमें मिला टोटल के, ठीक है, अब ये इतना टैक्स रेवेन्यू है, तो इसको अब सेंटर और स्टेट के बीच जो है डिवाइड किया जाएगा। तो ये कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन, और इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, हर 5 साल में अपॉइंट किया जाता है। देन 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो 15th फाइनेंस कमीशन का देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जब सेंटर और स्टेट में टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसका रिकमेंडेशन कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करेंगे कि कितना जो है सेंटर और स्टेट के पास जाना चाहिए। और ये जो कहा जा रहा है ना नेट प्रोसीड, ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ नेट प्रोसीड, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कैग क्या करते हैं? सर्टिफाई करते हैं टैक्स रेवेन्यू को, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू को सर्टिफाइड करते हैं और उनका डिसीजन फाइनल होता है। तो टैक्स रेवेन्यू कहने का क्या मतलब है कि कितना टोटल टैक्स रेवेन्यू आया। तो पहले जो है कैग क्या करेंगे? कैग जो है बताएंगे कि टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना आया, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू टोटल कितना आया, ये कौन बताएंगे? ये कैग बताएंगे, ठीक है, कि टैक्स रेवेन्यू आया, इसमें जो कलेक्शन का जो भी चार्जेस वगैरह रहेगा कॉस्ट, उसको माइनस करके कितना, अब टोटल टैक्स रेवेन्यू इतना बच गया। तो अब जब इसको सेंटर और स्टेट के बीच इस टैक्स रेवेन्यू को डिवाइड करना है, तब यहाँ फाइनेंस कमीशन का रोल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है दोनों चीज़ों में, ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जब सेंटर और स्टेट के बीच की बात आ रही है कि इसको कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो समझते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, 2021 से 2022 टू 2025 टू 2026 के लिए जो फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया 2025 में। इससे पहले भी फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना कहा? 41% ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस। तो जो 41% है उसको नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस किसको दिया जाएगा? स्टेट्स को दिया जाएगा, ठीक है। 41% ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस स्टेट के पास जाएगा। कितना जाएगा? 41%। देन इस पे जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, वहाँ पे शायद 45% दिया हुआ था। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ था कि कितना जो है अमाउंट कैसे दिया गया है, देन ये एक स्टेटमेंट से एलिमिनेशन करना आसान था। अगर आपको ये बेसिक पता होता कि 15th फाइनेंस कमीशन में 41% ही जो है कहा गया है वर्टिकल डेवोल्यूशन के लिए, तो आपका बिल्कुल वो क्वेश्चन गलत नहीं होता और आपका वो सारा डेटा को आप जो है इजीली सॉल्व कर पाते कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। इसीलिए जो बेसिक चीज़ है ना FRBM से रिलेटेड या इससे रिलेटेड, वो कम से कम पता होना चाहिए। अगर कोई एक्सेप्शनल डेटा भी ना पता हो, बेसिक डेटा आपको पता होगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि कितना कहा गया वर्टिकल डेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन के लिए कहा गया है 41%, ठीक है। जब वर्टिकल डेवोल्यूशन की बात हम करते हैं तो क्या कह रहे हैं? हाँ, सेंटर से स्टेट के पास कितना जा रहा है? तो 41%। तो की रिकमेंडेशन क्या था? ये जो यही स्टेटमेंट सीधा आया था 2025 में। तो 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 4,800 करोड़। कितना? 4,800 करोड़। और 4,800 करोड़ कहा गया था, जिसमें से कि 12,000 करोड़ जो है ईच ईयर दिया जाएगा 2022 से 2026 तक के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 के लिए ये कहा गया, ठीक है। फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट टू इन्हांस एजुकेशनल आउटकम। देन दूसरा स्टेटमेंट 45,000 करोड़ आर केप्ट एज ए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स फॉर ऑल स्टेट फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। तो जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म कर रहे हैं उन सारे स्टेट्स के लिए कितना रखा गया? 45,000 करोड़। देन इट री इंट्रोड्यूस्ड टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। तो ये सब कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड आया था। देन वो 41% वाला अगर याद रहता तो फिर ये सारा डेटा आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना है कि जो बेसिक डेटा है, जैसे ये सब चीज़ तो शायद आप फिर से भूल जाएंगे, अभी पढ़ने के बाद भी आपको शायद याद ना रहे, लेकिन ये तो आपको याद रहेगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, जो भी टफ लगता है पर एक्चुअल में वो ईजी होता है अगर उसका बेस पता हो, ठीक है। तो अब मूव करते हैं
तो फाइनेंस कमीशन जो है 15th फाइनेंस कमीशन का की फीचर क्या है, तो इन्होंने वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना कहा, 41% कहा। देन हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कौन से क्राइटेरिया पे कहा कि अगर आप वर्टिकल डेवोल्यूशन कहने का क्या मतलब है कि सेंटर से स्टेट को कितना जाएगा, ठीक है। देन अब कहा जा रहा है कि अब स्टेट्स में जो अब डिवाइड करेंगे तो किस स्टेट को कितना जाएगा, जब किस स्टेट को कितना जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है, ठीक है, कि कौन से स्टेट को कितना जा रहा है। तो इनकम डिस्टेंस 45%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, ठीक है, ये सारा बेसिस रखा गया। देन पॉपुलेशन जो है 15%, एरिया के ऊपर 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट 2.5%। तो ये क्या था 15th फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। कितना, इनकम डिस्टेंस 45, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5, पॉपुलेशन 15, एरिया 15, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट 2.5। देन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, तो कहा गया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स में क्या आएगा, गिवन टू स्टेट्स विद पोस्ट डेवोल्यूशन फिजिकल गैप, ठीक है, डेवोल्यूशन के बाद भी अगर कुछ फिजिकल गैप बचता है तो उसको जो है वैसे स्टेट्स को दिया जाएगा ताकि फिजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। देन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ग्रांट जो है दिया जाएगा, और ये किसके साथ लिंक होगा, सोशल सेक्टर आउटकम्स, रूरल इकोनॉमी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर परफॉर्मेंस, इन सारे बेसिस पे भी क्या दिया जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। देन लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स, ताकि लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथ किया जा सके म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, और हेल्थ सेक्टर एट ग्रास रूट लेवल, इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन की बात है, ठीक है, और इस पर तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूज़ में है, ठीक है, मैंने इसको एक्स्ट्रा ऐड यहाँ पे किया है, इसमें से कुछ चीज़ें तो इकोनॉमी की है, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको यहीं ऐड किया, तो हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फॉर द 5-year पीरियड बिटवीन 2026 to 2027 एंड 2030 to 31, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 से लेकर के 30-31 तक। तो 16th फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया था 2023 में, और श्री अरविंद पनागारिया, ठीक है, फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे ये नीति आयोग के, तो इनको चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। देन अब देखते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन, ठीक है। तो स्टेट शेयर इन डिविजिबल पूल रिटेन 41%, तो अभी भी जो है स्टेट का शेयर कितना रखा, 41% रखा, सेम एज 15th फाइनेंस कमीशन। और अगर 14th फाइनेंस कमीशन देखे तो यहाँ पे 42% था, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन ने जितने परसेंट रखा था 41%, अभी भी उतना ही है स्टेट का शेयर डिविजिबल पूल में, और 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% रखा था, ठीक है। देन जो एक चीज़ है जो आपको याद रखना है कि इसमें सेस और सरचार्ज नहीं होता है, ठीक है। इस डिविजिबल पूल में सेस एंड सरचार्ज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जो कि शेयर नहीं किया जाता है स्टेट्स के साथ। तो इशू रेज किया गया स्टेट्स के द्वारा कि जो सेस है और सरचार्ज है ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुका है, तो ये अगर नहीं दिया जा रहा है तो इफेक्टिव ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये न्यूज़ है, ठीक है। देन 2021 एंड 2022 में कहा जा रहा है कि सेस सरचार्ज कलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, हाईएस्ट इन ओवर अ डिकेड। लगभग अगर देखें कि अगर 100 रुपीज़ सेंटर का टैक्स रेवेन्यू है तो 13.5% क्या है, सेस एंड सरचार्ज से ही आ रहा है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो आपको बेसिकली जो याद रखना है कि 16th फाइनेंस कमीशन ने कितना कहा, 41% का, सेम एज 15th फाइनेंस कमीशन। अब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये हमने बात करी वर्टिकल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में। अब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के अमंग स्टेट, तो स्टेट को अमंग स्टेट्स में ही हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन मतलब स्टेट्स को कैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया है, देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, इनकम डिस्टेंस, तो डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स पर कैपिटा GSDP एंड एवरेज ऑफ टॉप 3 स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, स्टेट का पर कैपिटा GSDP देखा जाएगा, ठीक है, और एवरेज देखा जाएगा जो टॉप 3 स्टेट्स है उसका, और लोअर इनकम स्टेट को हायर शेयर मिलेगा ताकि इक्विटी इंश्योर हो सके। देन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ के बेस्ड पे होगा, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ 1971 to 2011। और तो इससे क्या होगा कि रिवॉर्ड किया जाएगा जो सदर्न स्टेट है या वैसे स्टेट का जिसका कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या
क्या है, लोअर है। पहले अगर देखें 15th फाइनेंस कमीशन में तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडेक्स था, तो अब इसको क्या किया गया, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ 1971 से 2011 से तक के पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर जो है दिया जाएगा। देन अगर नेक्स्ट देखें पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन 2011 के बेसिस पे रिफ्लेक्ट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन नीड्स। देन एरिया, ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, एरिया कंसिडर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ज्योग्राफिकल साइज। देन फॉरेस्ट, ठीक है, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। देन टोटल फॉरेस्ट शेयर, टोटल फॉरेस्ट एरिया शेयर प्लस इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा और इसमें इंक्लूड रहेगा ओपन फॉरेस्ट भी। और अगर 15th फाइनेंस कमीशन में देखें तो उसमें काउंट किया गया था डेंस और मॉडरेट फॉरेस्ट को, और इसमें ओपन फॉरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि इसमें क्या इंक्लूड रहेगा, ओपन फॉरेस्ट। और 15th फाइनेंस कमीशन में डेंस और मॉडरेट फॉरेस्ट ही था। देन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है 15th फाइनेंस कमीशन में नहीं था और ये आता है यहाँ पे। तो ये रिप्लेसेस टैक्स और फिस्कल एफर्ट क्राइटेरिया, तो जो पहले टैक्स और फिस्कल एफर्ट क्राइटेरिया है था, तो इसको रिप्लेस करके कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी आता है। रिवॉर्ड्स स्टेट कंट्रीब्यूटिंग मोर टू नेशनल जीडीपी, तो ऐसे स्टेट को रिवॉर्ड किया जा रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है, फॉर्मूला यूजेस स्क्वायर रूट ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। और इसमें ईयर क्या होगा, 2018 फाइनेंशियल ईयर 2018 to 19 टू 2023 to 24, और इसमें कोविड ईयर जो है नहीं होगा, 2020 से 2021 वाला कोविड ईयर को एक्सक्लूड किया गया है, ये बात है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इनकम क्राइटेरिया में सबसे पहले अगर बदलाव देखना चाहें तो 15th और 16 में, तो ये टैक्स और फिस्कल एफर्ट जो है 15th में था पर 16th में नहीं है। देन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये 15th में नहीं था, अब ये लाया गया है, 10% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को लाया गया है, ठीक है। ये बात याद रखना है कि टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को हटा के कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी लाया गया है, ठीक है। तो इनकम डिस्टेंस पहले कितना था, 45%, अब 42.5% है। पॉपुलेशन जो है 2011 के बेसिस पे यहाँ पे 15% था, अब इसको 17.5% किया गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5% था, ये 10%, ठीक है। एरिया 15% था, इसको 10% किया गया है। फॉरेस्ट 10% था, तो फॉरेस्ट 10% ही है, ठीक है। और टैक्स और फिस्कल एफर्ट ये हट चुका है और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10% आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा डेटा हमारे लिए याद रखना आसान हो गया, सिंप्लीफाई हो गया है। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10, ठीक है, फॉरेस्ट 10, एरिया 10, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 10, ठीक है, और पॉपुलेशन 17.5 और जो है इनकम डिस्टेंस 42.5%, ठीक है। तो इनकम डिस्टेंस 42.5%, पॉपुलेशन 17.5%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 10%, एरिया 10%, फॉरेस्ट 10%, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10%, टोटल 100%, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इस पे भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है ये क्राइटेरिया के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें भी याद रख सकते हैं पहले के इसमें। तो अभी 15th और 16 ये आपको पता होना चाहिए। देन टोटल जो है एक्स्ट्रा ग्रांट इन एड कितना दिया गया है, 9.47 लाख करोड़ दिया गया है, ठीक है। फोकस एरिया देखें तो अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज़ के ऊपर फोकस है, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस है, और कुछ ग्रांट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट को, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट को भी, ठीक है, जो कि हम देखते थे कि 15th में ये सब दिया जा रहा है, हमने अभी देखा। गिव मी अ मोमेंट। यस, यहाँ पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ग्रांट, लोकल गवर्नमेंट ग्रांट, तो यहाँ पे क्या क्या हटाया गया है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, ठीक है। देन अगर देखें लोकल बॉडी ग्रांट्स कितना है, तो टोटल एलोकेशन कितना हुआ है, 4.4 लाख करोड़ रूरल लोकल बॉडी को, देन 3.6 लाख करोड़ अर्बन लोकल बॉडी को, ठीक है। एंड अर्बन का शेयर जो है यहाँ इंक्रीज हुआ है, 36% था 15th फाइनेंस कमीशन में, ये 45 हुआ है, ठीक है। 36 से कितना हुआ, 45 अर्बन का,
ठीक है। क्योंकि अगर देखें तो 41% अर्बनाइजेशन जो है 2031 तक हो जाएगा, इसलिए अर्बन शेयर को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर देखें तो 80% बेसिक ग्रांट्स है और 20% परफॉर्मेंस ग्रांट है। ये भी आपको याद रहे तो चलेगा, अगर इतना भी डिटेल में याद ना रहे, पर हम एक बार देख लेते हैं। और परफॉर्मेंस स्प्लिट इक्वली बिटवीन लोकल बॉडी एंड स्टेट परफॉर्मेंस। ठीक है, देन अगर देखें कंडीशन क्या रखा गया है ग्रांट्स के लिए, तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, ऑडिटेड अकाउंट पब्लिकेशन, टाइमली स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस ग्रांट्स लिंक टू ओन सोर्स रेवेन्यू इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये सारा जो है कंडीशन है। देन टाइड वर्सेस अनटाइड, तो बेसिक ग्रांट में 50% टाइड है, मतलब सैनिटेशन, वेस्ट और वाटर इनके लिए दिया गया है, इनमें खर्च करने के लिए, एंड 50% अनटाइड है। देन परफॉर्मेंस ग्रांट जो है परफॉर्मेंस बेसिस पे जो ग्रांट दिया जाएगा तो ये 100% अनटाइड होगा। देन स्पेशल अर्बन लोकल बॉडीज ग्रांट्स अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए सिटीज़ में दिया जा रहा है विथ 10 to 40 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, जिसमें 10 to 40 लाख पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। देन अर्बनाइजेशन प्रीमियम वन टाइम ग्रांट फॉर पेरी अर्बन ट्रांजिशन, तो वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा पेरी अर्बन ट्रांजिशन के लिए और रूरल अर्बन पॉलिसी के लिए। देन एक और चीज़ याद रखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी टोटल कॉर्पस रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, कितना रखा गया है, 2,04,401 करोड़ जो है रखा गया है SDRF और SDMF में। कॉस्ट शेयरिंग अगर देखें तो 90 और 10, ठीक है, 90 और 10 नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए। ठीक है, और 75:25 अदर स्टेट्स के लिए। ठीक है, 90:10 जो है किसके लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लिए, सेंटर का 90 और स्टेट का रहेगा 10, और यहाँ पे जो है अदर स्टेट के लिए क्या है 75:25। ठीक है, ये याद रखना है आपको। देन न्यू डिजास्टर को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हीट वेव्स और लाइटनिंग को रिकमेंडेड फॉर नेशनल नोटिफिकेशन, तो ये आपको याद रखना है कि नए डिजास्टर को भी इंक्लूड किया गया है, हीट वेव और लाइटनिंग को। देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, अपग्रेड NDMIS इनटू कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये सब कुछ चेंजेस हुआ है। देन की फिजिकल रिफॉर्म्स अगर देखें तो प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट, सेंटर को क्या कहा गया है कि रिड्यूस किया जाना चाहिए फिजिकल डेफिसिट कितना, 3.5% ऑफ GDP बाय 2030 टू 31 तक। ठीक है, और स्टेट को कहा गया है 3% ऑफ GSDP, और एलिमिनेट करने कहा गया है ऑफ बजट बोरोइंग एंड इंटीग्रेट देम इनटू ऑफिशियल बजट्स, की ऑफ बजट बोरोइंग को एलिमिनेट किया जाना चाहिए और इंटीग्रेट किया जाना चाहिए ऑफिशियल बजट्स में। तो ये सब जो है ना बेसिकली इकोनॉमी का पार्ट है, तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि ये न्यूज़ में है, इसी साल का है, तो इसको एलाबोरेटली हमने कर लिया। देन नेक्स्ट क्या है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में कहा गया है कि प्रमोट किया जाना चाहिए प्राइवेटाइजेशन डिस्कॉम्स का, और स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि डिस्कॉम के डेथ को मैनेज किया जा सके। और अगर स्टेट रीपेमेंट करती है SPV के डेथ को, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल के डेथ को, तो उनको यूनियन इंसेंटिव मिलेगा, एलिजिबल फॉर यूनियन इंसेंटिव। नेक्स्ट सब्सिडी रैशनलाइजेशन की बात की गई है कि टारगेटेड सब्सिडीज दिया जाना चाहिए पुअर को। देन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है कि क्लोज किया जाना चाहिए 308 इनएक्टिव स्टेट PSCs को। ठीक है, और इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए स्टेट लेवल डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। और मैंडेटरी रिव्यू करना चाहिए अगर ये PSC जो है अगर लॉस में है, ठीक है, मतलब कि 4 साल में से 3 साल अगर लॉस में ही है, तो फिर देखना चाहिए कि इसके साथ क्या करना चाहिए, डिसाइड क्लोजर या प्राइवेटाइजेशन या कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने देख ली। तो बेसिकली आपको जो है ये इमेज याद रखना है और 41% का क्राइटेरिया याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब तो न्यूज़ में तो हमने डिस्कस कर लिया, तो ये इमेज आपको याद रखना है और 41% का क्राइटेरिया आपको जो है याद रखना है। ठीक है, देन यहाँ पे एक और चीज़ है जो आप ध्यान दे सकते हैं कि अर्बन का शेयर जो है 36% से 45% हो गया है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है इस वजह से। ठीक है, तो अब हमने ये एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी देख ली। अब कोर पॉलिटी पे आते हैं और देखते हैं बोरोइंग पावर्स के बारे में। ठीक है, बोरोइंग पावर्स, तो आर्टिकल 292 क्या कहता है देखते हैं। ये सेंटर के बारे में है, कैन बोरो फ्रॉम विद इन, ठीक है, और आउटसाइड इंडिया कहा जा रहा है कि सेंटर जो है बोरो कर सकती है विद इन और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर से या इंडिया के बाहर से, अपॉन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो सिक्योरिटी में कौन रहेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी में रख के ले सकती है। पार्लियामेंट सेट्स बोरोइंग लिमिट, और इसमें बोरोइंग लिमिट कौन सेट करेगा, तो डेफिनेटली पार्लियामेंट ही करेगा। और कैन प्रोवाइड लोन्स और गारंटीज टू स्टेट, और लोन भी प्रोवाइड कर सकती है सेंटर और गारंटी भी प्रोवाइड कर सकती है स्टेट को। ये सेंटर के ऊपर है कि सेंटर चाहे तो लोन्स और गारंटी स्टेट्स को दे सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेंटर जो है बोरो कर सकती है, कहाँ से, विद इन और आउटसाइड स्टेट। ठीक है, कहाँ से, स्टेट के अंदर भी आउटसाइड भी। अपॉन सिक्योरिटी क्या रहेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी रहेगा। और पार्लियामेंट जो है बोरोइंग लिमिट सेट करेगी, और सेंटर जो है लोन प्रोवाइड कर सकती है और गारंटी प्रोवाइड कर सकती है स्टेट को। ये हमने देखा आर्टिकल 292 के अंदर। अब देखते हैं स्टेट्स आर्टिकल 293 के अंदर। यहाँ कहा जा रहा है स्टेट कैन नॉट बोरो विदाउट सेंटर्स कंसेंट, कि स्टेट जो है बोरो नहीं कर सकती है सेंटर के कंसेंट के बिना, अगर उनके पास क्या है, आउटस्टैंडिंग लोन है फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर से इनके पास आउटस्टैंडिंग लोन ऑलरेडी है, ठीक है, उन्होंने क्लियर नहीं किया है वो आउटस्टैंडिंग लोन जो उन्होंने ले रखा है सेंटर से, तो वो बोरो नहीं कर सकते। उसके लिए अगर दोबारा बोरो करना हुआ तो सेंटर से परमिशन लेना होगा। कैन बोरो विद इन इंडिया, और ये बोरो करेंगे भी तो सिर्फ इंडिया में ही बोरो करेंगे, आउटसाइड इंडिया नहीं। ठीक है, सिर्फ इंडिया के अंदर, आउटसाइड इंडिया सिर्फ सेंटर कर सकती है। और सिक्योरिटी क्या रहेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी रहेगा। और यहाँ पे भी पार्लियामेंट ही बोरोइंग लिमिट सेट करेगी। अगर सेंटर को कितना चाहिए नहीं चाहिए, इसमें भी बोरोइंग लिमिट कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। और जब स्टेट को भी है तो इसमें भी कौन करेगा बोरोइंग लिमिट सेट को, तो बोरोइंग लिमिट सेट करेगा पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि स्टेट जो है बोरो करेगा तो उसको सेंटर का कंसेंट लेना पड़ेगा अगर कोई जो है आउटस्टैंडिंग लोन है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या क्या आर्टिकल हैं देख लेते हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन, ठीक है, कि टैक्सेशन से एग्जम्पशन मिला हुआ है, तो आर्टिकल 285 में यूनियन प्रॉपर्टी के बारे में है। ठीक है, कि यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो क्या क्या कंडीशन है देखते हैं। सेंटर्स प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, कि सेंटर का प्रॉपर्टी जो है एग्जेम्प्ट किया जाता है स्टेट और लोकल टैक्सेस पे, कि स्टेट या लोकल टैक्स सेंटर के प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा अनलेस पार्लियामेंट रिमूव्स द एग्जम्पशन। अब ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अगर पार्लियामेंट ही रिमूव करती है इस एग्जम्पशन को तो लग सकता है। तो बेसिकली क्या है कि सेंटर का प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, ना ही स्टेट ना ही लोकल टैक्स इस पे लगेगा। देन सेंट्रल कॉर्पोरेशन और कंपनीज आर टैक्सेबल। अब ये बात याद रखना है कि यहाँ पे सेंटर का प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल कॉर्पोरेशन और कंपनीज टैक्सेबल है, सेंट्रल कॉर्पोरेशन टैक्सेबल है। देन स्टेट प्रॉपर्टी आर्टिकल 289 के अंदर देखते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी एंड इनकम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट का प्रॉपर्टी है और अगर कोई स्टेट का इनकम है तो इसको भी सेंट्रल टैक्सेस से एग्जम्पशन है। ठीक है, एक्सेप्शन देखते हैं। इफ इंगेज्ड इन कमर्शियल एक्टिविटीज, अगर तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज में इंगेज्ड है तो पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है इस एग्जम्पशन को। सेंटर के केस में भी पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है एग्जम्पशन को, और यहाँ पे भी अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज में इंगेज हैं तो। ठीक है, और लोकल अथॉरिटीज एंड स्टेट कॉर्पोरेशंस आर सब्जेक्ट टू सेंट्रल लॉ, सेंट्रल टैक्सेस। तो यहाँ पे याद रखना है कि लोकल अथॉरिटीज जो है और स्टेट कॉर्पोरेशंस है, इनके ऊपर जो है टैक्स लगेगा। ठीक है, सेंट्रल टैक्स इनके ऊपर लगेगा। ठीक है, और एग्जेम्प्ट कौन है, स्टेट प्रॉपर्टी और स्टेट का इनकम एग्जेम्प्ट है सेंटर के टैक्सेस से, लेकिन लोकल अथॉरिटीज और स्टेट कॉर्पोरेशन को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, देन अब देखते हैं कि इमरजेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है फाइनेंशियल रिलेशन पे। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, तो प्रेसिडेंट जो है मॉडिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, मॉडिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। कब, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। देन ट्रांसफर्स ऑफ फंड टू स्टेट कैन बी रिड्यूस्ड और कैंसल ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी। तो जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो भी ट्रांसफर किया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है स्टेट को, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी है तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले नेशन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, अब किस स्टेट को कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ फंड टू स्टेट, इसको रिड्यूस किया जा सकता है और कैंसिल किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, ये याद रखना है। और प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को सेंटर और स्टेट के बीच में। देन अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आता है, तो सेंटर डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेट्स को फॉलो स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी नॉर्म, की जो है
स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी नॉर्म को फॉलो किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है सैलरी स्टेट एम्प्लॉयज़ के, और रिजर्व किया जा सकता है मनी बिल को प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि सेंटर क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को फाइनेंशियल इमरजेंसी में कि कोई जो है स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी नॉर्म को आपको फॉलो करना पड़ेगा, रिड्यूस कर सकती है सैलरीज स्टेट एम्प्लॉयज़ का, देन रिजर्व मनी बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, और मनी बिल को रिजर्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। तो नेशनल इमरजेंसी में हमने ये देखा कि जो सेंटर और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है, रिड्यूस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू के। अब टैक्स रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा आर्टिकल है हम देख लेते हैं। तो जब लेवी हम कह रहे हैं ना, लेवी मतलब टैक्स लगाना, कर लगाना, ठीक है। कलेक्ट का मतलब है वसूल करना, और एप्रोप्रिएट मतलब आवंटित करना, मतलब कि यूज और स्पेंड द कलेक्टेड टैक्स मनी, ठीक है। एप्रोप्रिएट मतलब खर्च करना, लेवी मतलब टैक्स लगाना, और कलेक्ट तो मतलब ठीक है वसूल करना। तो देखते हैं आर्टिकल 268 क्या कह रहा है। ड्यूटीज लेविड बाय सेंटर, ठीक है, बट कलेक्टेड बाय स्टेट। तो यहाँ पे ड्यूटी लेवी किया जाएगा, लगाया जाएगा किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, आर्टिकल 268, और कलेक्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा, ठीक है। लेवी सेंटर और कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन किसको, कलेक्शन मतलब कलेक्ट भी स्टेट करेंगे और खर्च भी स्टेट करेंगे। इसमें आता है स्टैम्प, इंक्लूड्स स्टैम्प ड्यूटीज ऑन शेयर्स, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आ जाता है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटीज किसके ऊपर, शेयर्स, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज। देन देखते हैं आर्टिकल 269, ठीक है, टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट ट्रेड। तो 268 में क्या है कि यहाँ पे लेवी किया जाएगा सेंटर के द्वारा और कलेक्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा और अप्रोप्रिएशन स्टेट के द्वारा। 269 में कहा जा रहा है इंटर स्टेट ट्रेड। तो अब जब इंटर स्टेट ट्रेड है, मतलब दो स्टेट की बात है, तो डेफिनेटली अब जो है लगाएगा कौन, तो यहाँ पे लगाया जाएगा सेंटर के द्वारा और कलेक्ट भी किया जाएगा सेंटर के द्वारा। यहाँ पे हमने देखा था आर्टिकल 268 में कि लगाया जा रहा है सेंटर के द्वारा, कलेक्ट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। यहाँ पे लगाया भी जाएगा सेंटर के द्वारा, कलेक्ट भी किया जाएगा इस सेंटर के द्वारा, और एप्रोप्रिएशन फिर जैसे इंटर स्टेट की बात है तो उन स्टेट्स में हो जाएगा, ठीक है। खर्च जो है स्टेट ही करेगा। इसमें इंक्लूड क्या क्या है, टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या आएगा, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। देन अगर इंपॉर्टेंट बात देखें क्या है कि ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है। ये जो टैक्सेस लगता है इंटर स्टेट ट्रेड पे, तो डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट ये नहीं बनता है। देन अब देखते हैं आर्टिकल 270। तो ये कहा जा रहा है टैक्स लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट शेयर्ड। तो देखना है कि लेवी और कलेक्शन अब यहाँ कौन कर रहा है, ये सेंटर ही कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल 270 में। और अप्रोप्रिएशन शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब शेयर किसके बीच किया जा रहा है, सेंटर और स्टेट दोनों के बीच किया जा रहा है फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्टिकल 270 में यहाँ पे टैक्स लेवी किया जा रहा है, मतलब जो टैक्स लिया जा रहा है और कलेक्ट किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, और शेयर किया जा रहा है फिर स्टेट को फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या क्या एक्सक्लूड है, आर्टिकल 268 नहीं है, 269 नहीं है, और 269A नहीं है, ठीक है। तो हमने 268 देख चुके हैं, हम 269 हमने देख लिया है, और 269A भी इसमें जो है एक्सक्लूडेड है, ठीक है, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। और सरचार्ज अंडर आर्टिकल 271 ये भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और इसमें इंक्लूड क्या है, तो मोस्टली यूनियन लिस्ट का टैक्सेस है, ठीक है। क्या है, यूनियन लिस्ट का टैक्सेस है। तो जो हम देखते हैं शेयर किया जा रहा है, तो ये यही टैक्स शेयर किया जा रहा है जो कि लेवी किया जा रहा है और कलेक्ट किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, बट शेयर किया जा रहा है स्टेट्स को भी, ठीक है। और इसमें एक्सक्लूड है 268 नहीं है, 269 नहीं है, 269A नहीं है, और 271 नहीं है। तो 268 क्या था कि हमने देखा कि यहाँ पे ड्यूटी लगाया जा रहा है सेंटर के द्वारा और कलेक्ट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, ठीक है। और इसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी है, शेयर, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स और इंश्योरेंस। और 269 में हमने देखा कि ये इंटर स्टेट ट्रेड की बात है, तो इंटर स्टेट ट्रेड भी जो है इसमें नहीं है 270 में। देन 271 अगर हम देखें, जो कि हमने कहा कि 271 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 271 क्या है, सरचार्जेस है। हमने देखा कि सरचार्ज स्टेट को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अब ये सेंटर के पास ही रहेगा, सेंटर ही स्पेंड करेगी, तो ये किसके पास रहेगा, तो सारा काम इसमें सरचार्ज से रिलेटेड सेंटर ही करेगा, ठीक है। लेवी, कलेक्शन और एप्रोप्रिएशन तीनों काम किसका है, सेंटर का है। और इसमें इंक्लूड क्या है, सरचार्ज ऑन टैक्सेस अंडर आर्टिकल 269 एंड 270, ठीक है। तो इसमें जो सरचार्ज है
सरचार्ज ऑन टैक्सेस अंडर आर्टिकल 269 एंड 270 ये भी रहेगा, और जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम दिस सरचार्ज। ठीक है, जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है इस सरचार्ज से, और तो इसीलिए जो है कोई भी सरचार्ज इम्पोज नहीं किया जाएगा जीएसटी के ऊपर। सो सरचार्ज क्या है? सरचार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टैक्स, तो जो टैक्स आया, ठीक है, उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो सरचार्ज होता है, एक्स्ट्रा टैक्स। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि सरचार्ज जो है सर्टेन टैक्स के ऊपर लगता है, और इसको लेवी, कलेक्शन और एप्रोप्रिएशन सिर्फ सेंटर ही करेगा, और इसमें इंक्लूड क्या है? सरचार्ज ऑन टैक्सेस अंडर आर्टिकल 269। तो 269 में जो हमने देखा जो भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, तो उस 269 एंड 270 में जो भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है तो उस पर जो है सरचार्ज लगेगा। ठीक है, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें आर्टिकल 269 एंड 270 जिस उसमें भी जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसके ऊपर भी सरचार्ज लगेगा, वो इंक्लूड होता है। और जीएसटी जो है सरचार्ज में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जीएसटी के ऊपर मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाता। सिंपल सी ये बात है कि जीएसटी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 269A क्या है। तो ये जीएसटी है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, ये क्या है? जीएसटी है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर। तो इसको लेवी किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा सेंटर के द्वारा। ठीक है, और एप्रोप्रिएट फिर होगा सेंटर और स्टेट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की बात है तो उसको डेफिनेटली इंटर स्टेट की बात आ गई, तो यहाँ लेवी और कलेक्ट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, और एप्रोप्रिएट फिर किया जाएगा सेंटर और स्टेट के द्वारा एज पर पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन जीएसटी काउंसिल्स रिकमेंडेशन। और ये जो दिया जाएगा तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जीएसटी की। तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें इंक्लूड क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी भी है ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी भी है इंटर स्टेट सप्लाईज पे, और रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। ये एंटायरली सेंटर के पास नहीं रखा जाएगा। ये याद रखना है कि लेवी और कलेक्ट तो सेंटर के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये स्टेट को भी दिया जाएगा। तो ये क्या है? इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये हम कुछ चीज़ देख चुके हैं। अब देखते हैं कि कुछ स्टेट टैक्सेस है। तो जो स्टेट का टैक्सेस है तो डेफिनेटली इसको लेवी, कलेक्ट और रिटेन किया जाएगा स्टेट के द्वारा, कि स्टेट का ही टैक्स है तो स्टेट के पास ही रहेगा ना। ठीक है, सेंटर का रोल हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है कि सेंटर का कुछ टैक्स है या इंटर स्टेट की कोई बात आ रही है तब जाके सेंटर वहाँ पे कलेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे लेवी, कलेक्ट और रिटेन किया जाएगा स्टेट के द्वारा। जैसे लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। देन टैक्स ऑन मिनरल राइट्स, देन स्टेट एक्साइज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि अल्कोहल के ऊपर टैक्स कौन लगा रहा है? स्टेट। देन स्टैम्प ड्यूटी ऑन नॉन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी। ओके, देन टैक्स ऑन व्हीकल, प्रोफेशंस और ट्रेड। तो स्टैम्प ड्यूटी स्टेट। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी देख के याद रखना है कि किसके द्वारा लगाया जाता है? स्टेट के द्वारा। देन जो व्हीकल के ऊपर है, प्रोफेशंस के ऊपर, ट्रेड्स के ऊपर, तो ये सब टैक्स किसके पास जा रहा है? प्रोफेशन का भी टैक्स किसके पास जा रहा है? ठीक है, तो स्टेट के पास। तो यहाँ पे 2014 में पूछा गया था सेल्स टैक्स के बारे में, जैसे कि टूथपेस्ट तो इसको इम्पोज और कलेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें 4 स्टेटमेंट था। तो इस तरीके से, इसीलिए इस चीज़ को समझना जरूरी है कि कभी अगर इस तरीके से स्टेटमेंट बन के आता है तो हम कंफ्यूज ना हो। तो अब कुछ ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट और मिक्स हो गया, तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से। ठीक है, सो आर्टिकल 268 में क्या है कि यहाँ पे ड्यूटी को लेवी किया जाएगा सेंटर के द्वारा और कलेक्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा। ठीक है, लेवी सेंटर और कलेक्शन और एप्रोप्रिएशन कौन करेगा? स्टेट, आर्टिकल 268 के अंदर। और इसमें इंक्लूड है स्टैम्प ड्यूटीज। ठीक है, स्टेट कर रहा है तो स्टैम्प ड्यूटीज, शेयर्स, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स और इंश्योरेंस पॉलिसी। देन 269 इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे टैक्स इंटर स्टेट है तो लेवी और कलेक्शन सेंटर के द्वारा और एप्रोप्रिएशन होगा स्टेट के द्वारा, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनता है। देन 270 अगर हम देखें तो इसको टैक्स लेवी किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, और शेयर किया जाएगा। ठीक है, स्टेट्स में तो लेवी और कलेक्शन सेंटर के द्वारा, और एप्रोप्रिएशन मींस शेयर किया जाएगा सेंटर और स्टेट में 270 के अंदर एज पर फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें 268, 269, 269A और 271 इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि इनके बारे में हम अलग अलग से देख चुके हैं क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, 268, 269, 269A और 271। देन
इसमें क्या है फिर, तो मोस्टली इसमें यूनियन लिस्ट का टैक्स इंक्लूड है। ओके, यूनियन लिस्ट का टैक्स है एंड देन इसको कलेक्ट और लेवी किया जाएगा सेंटर के द्वारा और फिर शेयर किया जाएगा। देन 271 में हम देख रहे हैं सरचार्ज, और जैसे ही सरचार्ज आ गया तो इसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तीनों काम कौन करेगा, सेंटर करेगा, और जो है जीएसटी के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो हम अगर हमने देखा सरचार्ज क्या है, सरचार्ज मीन्स की कुछ जो है टैक्स के ऊपर चार्ज लग रहा है सरचार्ज, तो जीएसटी के ऊपर इस तरीके का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, देन 269A में कहा जा रहा है जीएसटी के बारे में कि इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स में जीएसटी के बारे में है। ठीक है, तो इसको लेवी और कलेक्ट कौन करेगा, तो ऑब्वियसली सेंटर करेगा, और एप्रोप्रिएशन होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, और ये जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, और इसमें क्या इंक्लूड रहेगा, आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रेड की बात है, इंटर स्टेट सप्लाई की बात है, और इस रेवेन्यू को शेयर किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सेंटर के द्वारा रख लिया जाएगा। देन स्टेट का हमने देख लिया कि ये स्टेट ही लेवी करेगा, कलेक्ट करेगा, और जो है रिटेन करेगा कौन, स्टेट ही करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखा। देन अब देखते हैं कि कमिटी, कुछ कमिटीज़ है जिसको कि अपॉइंट किया गया था सेंटर के द्वारा, तो इन कमिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो सरकारिया कमीशन 1983 में अपॉइंट किया गया था। तो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के बारे में और इम्फेसाइज किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। देन पंछी कमीशन को सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है 2007 में, और ये किसके लिए था, ये भी सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए ही था। देन पंछी कमीशन अगर हम देखें तो इसमें इमर्जिंग फेडरल चैलेंजेस, तो फोकस किसके ऊपर था कि पंछी कमीशन में कि अभी जो फेडरल चैलेंजेस इमर्ज हो रहा है उसके ऊपर फोकस है। सजेस्टेड फिक्स्ड टेन्योर फॉर गवर्नर्स, और इसमें सजेस्ट किया गया था कि जो गवर्नर्स है इनका टेन्योर फिक्स होना चाहिए और ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलना चाहिए स्टेट को, ये पंछी कमीशन ने कहा था। ठीक है, फेडरल चैलेंज को देखते हुए पंछी कमीशन को अपॉइंट किया गया था। देन ARC 1 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1 1966 एंड 2 2005। तो यहाँ पे प्रपोज किया गया रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और इम्फेसाइज किया गया डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, और स्ट्रेंथ करने के लिए इम्फेसाइज किया गया लोकल बॉडीज़ पे। ठीक है, देन कुछ कमिटीज़ है जो कि स्टेट के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया। एक है राजमन्नार कमेटी, तो इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो ये फर्स्ट स्टेट लेवल इनिशिएटिव है सेंटर स्टेट रिलेशन पे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है राजमन्नार तमिलनाडु। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट लेवल इनिशिएटिव सेंटर स्टेट रिलेशन पे, और रिकमेंडेड ट्रांसफर ऑफ मोर पावर टू स्टेट, और कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्टेट को दिया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, अकाली दल पंजाब, और यहाँ पे डिमांड किया गया ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी, और स्ट्रेस किसके ऊपर था कि फेडरल रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सके और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो राजमन्नार तमिलनाडु गवर्नमेंट, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन अकाली दल। ठीक है, देन अब कुछ देखते हैं सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, तो इसके ऊपर जो है कुछ कमीशन और कमिटी रिकमेंडेशन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ARC रिकमेंडेशन क्या है कि गवर्नर शुड हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि गवर्नर के पास क्या होना चाहिए, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक लाइफ का और एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये जो होने चाहिए कौन होने चाहिए, शुड बी नॉन पार्टीशन। तो नॉन पार्टीशन होना चाहिए, किसी के तरफ भी ना हो, पार्टीशनशिप किसी के साथ ना हो, नॉन पार्टीशन होना चाहिए। देन राजमन्नार कमेटी ने अगर देखे तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया, रिमूविंग द प्रोविजन दैट अलाउज स्टेट मिनिस्ट्रीज टू होल्ड ऑफिस एट द गवर्नर्स प्लेजर। ठीक है, तो कहा गया कि ये प्रोविज़न को रिमूव किया जाना चाहिए जो कि अलाउ करता है स्टेट मिनिस्ट्रीज़ को कि वो ऑफिस को होल्ड करे गवर्नर के प्लेजर पे। ठीक है, ये कहा जाता ना कि प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसको कहा जाता है कि इस प्रोविज़न को रिमूव किया जाए। देन सरकारिया कमीशन 1983 का, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका है सरकारिया कमीशन पे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि गवर्नर शुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड आउटसाइडर, सॉरी शुड नॉट भी नहीं, शुड बी। ठीक है, कि डिस्टिंग्विश्ड आउटसाइडर होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए। एंड शुड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लिंक, और स्ट्रॉन्ग जो है पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए, रीसेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और शुड नॉट बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी, और ना ही रूलिंग पार्टी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं सरकारिया कमीशन का फिर से। इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जो है डिस्टिंग्विश्ड आउटसाइडर होना चाहिए, मतलब गवर्नर कोई उसी स्टेट से नहीं होना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए, और कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए, और रीसेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और जो है रूलिंग पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये कहा गया था। ठीक है, सरकारिया कमीशन के द्वारा। द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
तो कहा गया कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया कि गवर्नर को क्या करना चाहिए, अगर अपॉइंट किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा तो कैसे किया जाना चाहिए, स्टेट चीफ मिनिस्टर को जो है कंसल्ट करके, ठीक है, ये कहा गया कि स्टेट के सीएम को कंसल्ट करो देन गवर्नर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है, इंश्योर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बाय फोकसिंग ऑन ट्रू नेचर ऑफ लॉज टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कि क्या इंश्योर करता है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को देखा जाता है, ठीक है, बाय फोकसिंग ऑन ट्रू नेचर ऑफ लॉज, कि ट्रू नेचर ऑफ लॉज के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि जो है कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं इसको, जैसे की केसेस अगर देखें वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लॉ है किसके ऊपर, इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर है। देन फर्टिलाइजर क्रॉप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लॉ ऑन लैंड एक्विजिशन, ठीक है। देन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लॉ ऑन टेक्सटाइल नेशनलिज्म वाज अल्ट्रा वीरेस। तो समझते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का मेन आइडिया क्या है, टू डिसाइड विच गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर और स्टेट के कि कौन से गवर्नमेंट के पास जो है पावर हैज़ पावर टू मेक लॉ, ये डिसाइड करना है पिथ एंड सब्सटेंस में कि आखिर कौन से गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या ये सेंटर के पास पावर है कि लॉ बना सकती है या स्टेट के पास ये पावर है, ठीक है। तो फोकस किसके ऊपर है, ऑन रियल पर्पस, मेन पॉइंट के ऊपर फोकस है, फोकस इज ऑन रियल पर्पस, मेन पॉइंट ऑफ लॉ, नॉट ऑन स्मॉल साइड इफेक्ट्स, ठीक है, स्मॉल साइड इफेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं है। इफ अ लॉ मेनली बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो अगर कोई लॉ है जो मेनली बिलोंग करता है सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ द स्टेट, इट इज़ वैलिड इवन इफ टचेज यूनियन सब्जेक्ट अ लिटिल, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई लॉ मेनली जो है स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी टच कर रहा है यूनियन सब्जेक्ट को तो वैलिड है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा बहुत टच कर सकता है कि ये लॉ जो है मेनली स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है, क्या है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और अगर जरा यूनियन लॉ टच कर भी जाता है, यूनियन लिस्ट टच कर जाता है, तब भी जो है ये इसको क्या माना जाएगा, वैलिड ही माना जाएगा, ये वैलिड रहेगा। तो इससे क्या होता है कि अवॉइड फाइट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो इससे जो फाइट होता है कि हाँ ठीक है सेंटर बनाएगा स्टेट बनाएगा, तो इससे इन सब से इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। केम फ्रॉम कैनेडा, ये कहाँ से आया है, कनाडा से आया है, एंड यूज्ड इन इंडिया टू कीप बैलेंस, ताकि यहाँ पे बैलेंस रखा जा सके। तो एग्जाम्पल अगर देखें कि अगर जैसे कोई स्टेट लॉ है, ट्रेड इनसाइड द स्टेट, ठीक है, इज अलाउड इवन इफ स्लाइटली अफेक्ट्स ट्रेड बिटवीन स्टेट्स। तो कहा जा रहा है कि कोई अगर ऐसे स्टेट लॉ है किसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर वो स्लाइट बिटवीन स्टेट को भी कुछ अफेक्ट कर रहा है थोड़ा बहुत तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जा रहा है, नहीं, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे ही लॉ बनाना चाहिए, और यूनियन का अगर थोड़ा बार पार्ट को टच कर भी लेता है तो चलेगा, ठीक है, बस सिंपल सी ये बात है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, तो इसको समझते हैं, पर्पस क्या है, प्रिवेंट्स इनडायरेक्ट लॉ मेकिंग ऑन मैटर्स आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, ठीक है। कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट जो है लॉ बनाया नहीं जा सकता है जो जुरिस्डिक्शन के बाहर है, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन लॉ नहीं बना सकते हैं। सिंपल आइडिया क्या है, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, कि जो अगर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है तो उसको इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इफ़ अ लॉ लुक्स लीगल ऑन द आउटसाइड, अगर कोई लॉ है जो कि लीगल लग रहा है आउटसाइड से, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर ये ट्राई कर रहा है कि कुछ इलीगल कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में कुछ इलीगल लग रहा है इसमें, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। बाहर से कितना भी लीगल लगे लेकिन अगर जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है तो इलीगल है। तो ये डॉक्ट्राइन क्या करता है, चेक्स इफ लेजिस्लेचर इज हाइडिंग इट्स रियल इंटेंशन। तो ये लॉ क्या देखता है कि क्या लेजिस्लेचर सच में अपने रियल इंटेंशन को हाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको यूज कब किया जाता है, व्हेन अ स्टेट और सेंटर मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट इट हैज़ नो पावर ओवर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में, कि थोड़ा बहुत टच कर रहा है, ठीक है, अपने ही लिस्ट पे लॉ बनाया जा रहा है लेकिन थोड़ा बहुत टच कर रहा है तो चलेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि आप दूसरे के लिस्ट पे अगर आप लॉ बना रहे हैं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। इट इज़ लाइक मास्किंग द ट्रू पर्पस ऑफ द लॉ। तो ये ध्यान रखना है कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली,
ठीक है, तो इनडायरेक्टली भी उसको नहीं किया जा सकता है। ये ओरिजिन हमें कहाँ से देखने के लिए मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या है कि सेंटर का और स्टेट का सबका क्या है, अलग अलग पावर है, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देन एग्जाम्पल अगर देखें तो अ स्टेट कैन नॉट इम्पोज इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स यूनियन सब्जेक्ट है, तो स्टेट इम्पोज नहीं कर सकती है इनकम टैक्स को। बट इफ इट्स मेक्स अ लॉ सेइंग फी, लेकिन ये एक लॉ बनाती है और स्टेट क्या कह रहा है कि नहीं, हमने इनकम टैक्स थोड़ी ना लिया, ये तो फ़ी है। ठीक है, और एंड सीक्रेटली चार्जेस इनकम टैक्स, और फी के नाम पे सीक्रेटली इनकम टैक्स ही ले रहे हैं, तो इस लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा कि ये कलरेबल है। ठीक है, ये आपके परव्यू में नहीं है, ये आपके जुरिडिक्शन के बाहर है, तो ये आपको समझना है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। देन डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस हम समझ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ की केसेस देखें तो केसी गजपति देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये लॉ किसके ऊपर था, लैंड एक्विजिशन। ठीक है, देन बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी लॉ ऑन एजुकेशनल रेगुलेशन वाज अल्ट्रा वीरेस केसेस है। ये क्या दिखा रहा है कि ये सारा लॉ क्या है, अल्ट्रा वीरेस है। अल्ट्रा वीरेस मतलब आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन। ये सारा भी जो हम देख रहे हैं ये सब भी अल्ट्रा वीरेस था कि आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इस तरीके से कुछ की केसेस हमें देखने के लिए मिल रहा है। वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर क्रॉप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉ ऑन टेक्सटाइल नेशनलिज्म वाज अल्ट्रा वीरेस। तो इस तरीके से कुछ चीज़ है कि ये आपके परव्यू में नहीं आता है। ठीक है, आप अपने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जो है लॉ नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं बियॉन्ड द पावर। देन अब नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ठीक है, पर्पस क्या है, लॉज अप्लाई विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज एज पर आर्टिकल 245। तो की केसेस अगर देखें, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। ठीक है, 2009 का ये केस है। तो टैक्स लॉ वाज इनवैलिड ड्यू टू इनसफिशिएंट टेरिटोरियल कनेक्शन। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपका लॉ अप्लाई होगा आपके टेरिटोरियल बाउंड्री में ही। ठीक है, कहाँ अप्लाई होगा, टेरिटोरियल बाउंड्री में ही। तो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह का ये जो था, तो ये टैक्स लॉ इनवैलिड था ड्यू टू इनसफिशिएंट टेरिटोरियल कनेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा कि लॉ अप्लाई होगा टेरिटोरियल बाउंड्री में ही, ये कहा गया है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस।